अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल को वो फ़ैसला जो है मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया जिसमें सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को गैर आइनी करार दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली वाहिद खातून जज जस्टिस मुसर्रत हलाली ने फ़ैसले से इख्तलाफ किया। आज की समाअत में जस्टिस हलाली ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि अगर गिरफ्तार लोग दहशत गर्द हैं तो आप उन्हें बरी क्यों कर रहे हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये लोग हमारे शहरी हैं लेकिन भटक गए थे। अदालत का मजीद कहना था कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 103 अफराद का ट्रायल जारी रहेगा, लेकिन फ़ौजी अदालतें मुल्ज़िमान के खिलाफ हतमी फ़ैसला जारी नहीं करेंगी। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट बार ने आज के फ़ैसले की मज़म्मत करते हुए कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि मिलिट्री कोर्ट आम शहरियों के ट्रायल करने की मजाज नहीं रखती। दूसरी तरफ अडियाला जेल में बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत हुई, जहां पर अदालत ने दोनों सियासतदानों पर मुबैना तौर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुबैना इसलिए चूँकि शाह महमूद कुरैशी के वकील तैमूर मलिक के मुताबिक आज फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, क्योंकि दोनों सियासतदानों ने चार्जशीट पर दस्तखत नहीं किए, चूँकि एक कानूनी ज़रूरत थी, जबकि FIA के प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी का मौक़िफ़ था कि फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। अब कल से गवाहों के जो हैं बयानात वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगे। BBC उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक आज की समाअत में अदालत को मुखातब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मेरे जुर्म में ये भी शामिल है कि मैंने जो मुल्की है और गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट है उसको बेनकाब किया। नाज़रीन, हम बतौर मीडिया अब तक कैसे हम ये जो इस केस को हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ओपन ट्रायल जो है उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए था। कुछ मीडिया लोगों को अंदर जाने की इजाज़त होती है, कईयों को नहीं होती। तो इस हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि क्या सुप्रीम कोर्ट शहरियों का मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त देने का जो है फ़ैसला उनका दुरुस्त था कि नहीं, इसी हवाले से हमने दावत दी है कानूनी माहिर कर्नल रिटायर्ड इनामुल रहीम साहब को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया। साबिक अटॉर्नी जनरल साहब अशतर औसाफ साहब और सलमान अकरम राजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो आज अदालत में थे। सलमान साहब, आपसे शुरू करते हैं, चूँकि आज आप अदालत में भी थे। सबसे पहले बात यह है कि ये तो इंट्रा कोर्ट अपील थी ना जी, तो अगर शॉर्ट ऑर्डर आया हुआ है और जो तफसीली फ़ैसला है वो नहीं आया हुआ, तो आप फिर इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर कोई फ़ैसला कर सकते हैं? ये मेंटेनेबल है? देखिए, मेंटेनेबल एक बात है, क्या मुनासिब था ऐसा करना? हमने ये गुजारिश की कि देखेंगे 5 जज साहिबान कोई मातहत अदालत नहीं है जिसकी अपील आपके पास आई है और आप सरसरी उसको उड़ा दें फैसले को। ये 5 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं जिनके फैसले जो हैं जिंदगी और मौत का हतमी फैसला करते हैं। ये सिर्फ 184-3 का मामला है जिसमें अपील दी गई है, वरना जब ये 5 जज साहिबान 2 या 3 या 5 के बेंच में बैठते हैं तो इनके फैसले के ऊपर सिर्फ अल्लाह ताला की जात होती है। आज आप इनके फैसले को ऐसे उड़ा रहे हैं, 2-4 मिनट की बहस सुनकर हमें मौका नहीं दे रहे कि हम तफसीली बात करें। जो 2-2.5 महीने मुकदमा चला, बताएं वो क्या था? FP अली का एक केस है 1975 का, 2 महीने उस पर बहस हुई, उस पर 3 मिनट की बात सुन के चल पड़े कि ये फैसला गलत है। कैसे गलत है? जब एक तफसीली फैसला लिखा जा रहा है आप उसका इंतजार कीजिए, 1-2 हफ्ते ठहर जाइए। क्या जल्दी है, क्या सूरत है? 7 महीने से इन लोगों को आपने मबूस किया हुआ है, 2 हफ्ते और ठहर जाए। इसलिए जो कुछ भी आज हुआ मेरे लिए अफसोसनाक था। हमने भरपूर मुज़ाहमत की, मुज़ाहमत हम करते रहेंगे। हमारी तारीख अफसोसनाक लम्हों से भरी पड़ी है। इसलिए ये कहना कि क्या ये मेंटेनेबल है एक बात है, ज्यादा बड़ी बात ये है कि क्या ये मुनासिब था कि 4 लाइनों का ये एक मुख्तसर जो एक ऑपरेटिव पार्ट है उसको सामने रख के अपील सुनी जाए और कहा जाए कि चूंकि इन चंद सुतूर में भरपूर कोई वजह नहीं बयान की गई इसलिए हम इसको सस्पेंड करते हैं। ये हुआ आज। जी, अशतर औसाफ साहब, आपने सलमान अकरम राजा की बात सुनी। देखिए, ये बात तो वो कह रहे हैं कि जी मुख्तसर फ़ैसला था, मुख्तसर फ़ैसले के ऊपर आप इंट्रा कोर्ट अपील कैसे ले सकते हैं? आप इंतज़ार भी तो कर सकते थे कि जी फुल ऑर्डर आए, इतनी जल्दबाजी क्यों? ये मुनासिब था? सबसे पहले तो ये बात कि देखना तो ये है कि क्या शॉर्ट ऑर्डर के जरिए फैसले हो जाने चाहिए? क्या उसके अंदर कोई ऐसी सिचुएशन थी जहां पे आप शॉर्ट ऑर्डर पहले दे दें और बाद में उसके रीजंस तलाश करते फिरें? और हो क्या रहा है कि रीजंस जो हैं वो बाद में ऐसे आ जाते हैं जो कि केस की हेयरिंग के बाद के मामलात होते हैं। ये हमने देखा है। अब जब आप कहते हैं
एग्जीक्यूटिव को और बाकी लोगों को कि आपके क्या, आपने रीजंस क्यों नहीं दिए अपने ऑर्डर के, और आप उनकी सरजनिश भी करते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ सिलसिला चल पड़ा हुआ है शॉर्ट ऑर्डर्स का, जी ये एक शायद मुनासिब बात नहीं। मगर सर शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर ही एक और इंट्रा कोर्ट अपील कर देना, ये तो फिर एक और गलती हो गई नहीं? नॉट एट ऑल। देखिए, अपील का जो मामला है उसमें एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के अंदर ही उसको अपील को सुनना होता है। अगर आप शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं दायर कर सकते और आप इंतजार करते हैं फुल ऑर्डर के यानी तफसीली फैसले की और बाद में आप अपील दायर करते हैं, तो बारहा ये सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नहीं, आप शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं, और अगर आपने दायर नहीं की तो आप बार्ड बाय टाइम होंगे। तो ये भी तो एक सिचुएशन है। सो अपील इज मेंटेनेबल अगेंस्ट इवन अ शॉर्ट ऑर्डर। अच्छा, मगर कर्नल इनाम साहब, ये तो हम कानूनी एक नुक्ता में चले गए, कॉम्प्लेक्सिटी में चले गए, मगर इतना बड़ा केस जहाँ पे शहरियों का ट्रायल होना मिलिट्री कोर्ट्स में, पहले भी इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ये कह चुका है कि ये मुनासिब नहीं है, इसके अंदर आपने फेयर ट्रायल के तकाजे सारे जो हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। तो जो आपके क्लाइंट्स हैं, क्या उनको जो है इंसाफ मिल जाएगा मिलिट्री कोर्ट्स में? आप क्यों झिझकते हैं उधर जाने में? देखें, जो हमने 30 ट्रायल हैं जो अभी चैलेंज हमने सुप्रीम कोर्ट में किए हुए, जिनका मिलिट्री ट्रायल हुआ, उसमें से को 25 ऐसे लोग हैं जिनको काउंसिल ही नहीं मिला। अच्छा। उनकी फैमिलीज़ को जेल से पता चला कि उनमें से 3 को डेथ दे दी गई है। अच्छा। और बाकी जो लोग हैं उनको 10 से 20 ईयर्स की सज़ा दी गई है, उनको कोई कागज़ भी नहीं दिया गया, सिंपल लिखा गया कि डेथ सेंटेंस अवार्डेड बाय द मिलिट्री कोर्ट। हमने उसके लिए उन्हें अप्लाई किया कि जनाब ये डेथ सेंटेंस तो आपने दे दी है, आप इसके फैसले की कापी दें। कोई फैसले की कापी नहीं दी उन्होंने। और उसके बाद वो फिर हम हाई कोर्ट में चले गए, और हाई कोर्ट में जस्टिस फ़रख इरफान साहब उस वक्त होते थे। उन्होंने एक आर्डर जारी किया, उन्होंने कहा कि जनाब आपने इनको फैसले की कापी भी देनी है, और इनकी जो अपील, अगर आपने अपील भी उन्होंने खुद ही सुनी, उसमें भी कोई वकील नहीं था, उन्होंने कहा उसकी कापी भी आपने इनको देनी है जजमेंट में, और जितने दीगर रिकॉर्ड है जो परमिसिबल अंडर द लॉ वो भी आपने देना। वो आर्डर जारी हो गया जी। उसके खिलाफ हमने फिर कंटेम्प्ट दायर की, वो हमें नहीं मिला, और उस कंटेम्प्ट की भी 6 हेयरिंग हुई। जस्टिस वकास मिर्ज़ा साहब ने फिर तंग आकर जज एडवोकेट जनरल पाकिस्तान आर्मी को हाई कोर्ट में तलब किया, और उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस उनको बाकायदा जारी किया कि आपने क्या मजाक बनाए हुए कि लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, आप रिकॉर्ड भी नहीं देते। तो माजी में तो ये अभी रिसेंटली बात है। और उसका फिर मसला हमारे लिए क्या पैदा हुआ कि जिस दिन वो केस की समाअत थी, उन ब्रिगेडियर साहब को तलब किया गया, उससे एक रात पहले जस्टिस मिर्ज़ा वकास साहब की लाहौर पोस्टिंग कर दी गई, और सुबह जस्टिस अमीर भट्टी साहब चीफ जस्टिस साहब खुद तशरीफ ले आए और हमारी रिट डिस्पोज ऑफ कर दी। कहते हैं बस वो ठीक है, आपने फिर इसका मतलब है इंसाफ का हसूल बड़ा मुश्किल है। इससे आप अंदाजा लगा लें किस तरह इंसाफ हो रहा है। एक चीज के ऊपर जो बहुत बहस हुई है वो ये हुई है कि इतना बड़ा केस, इससे बड़ा केस हो नहीं सकता पाकिस्तान में, मगर इसको कोर्ट रूम 2 में लगाया गया, और इसके अंदर जो जजेस है सीनियर मोस्ट जजेस को नहीं इंक्लूड किया गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। देखिए, कोई उसूल समझ नहीं आया कि किस उसूल के तहत इस बेंच की तश्कील हुई। क्या सीनियर मोस्ट 6 जज लिए गए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जूनियर तरीन जजेस भी यहाँ शामिल किए गए। अगर कुछ जज साहिबान ने बैठने से इनकार किया तो उनके नाम हमारे सामने लाए जाएं। क्यों उन्होंने बैठने से इनकार किया? एक जज की ये स्वीट विल डिस्क्रेशन नहीं है कि वो मुकदमा सुनने से इनकार कर दे, उसमें कोई ठोस वजह होनी चाहिए। अच्छा। उनको जब सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया है तो उनका फर्ज है कि वो मुकदमे सुने। ये एक एप्लीकेशन ऑफ ड्यूटी। जी सलमान साहब, एक बात वाज़ेह कर दीजिए कि क्या आज जजेस ने ये नहीं पूछा कि जो 23 अक्टूबर का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? ये भी नहीं पूछा, और हमने कहा कि देखिए, जब एक कलअदम करार दे दी गई थी बात, इनको छोड़ देना चाहिए था, इनको पुलिस के हवाले करना चाहिए था। ये मिलिट्री तहवील में क्यों रहे इतना अरसा? इनके ऊपर एंटी टेरर कोर्ट में ट्रायल चलनी चाहिए थी, और आज भी चल सकती है और चलनी चाहिए। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनके हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। और देखिए, मैं 2 बातें अर्ज करना चाहूंगा। एक, अख्तर साहब ने कहा कि शॉर्ट ऑर्डर क्यों होती हैं। 32 साल मुझे वकालत में हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामूल है कि शॉर्ट ऑर्डर किए जाते हैं और उसके बाद तफसीली जजमेंट आती है। वरना मुझे अर्ज करने दीजिए, देखिए, वरना ये होता है कि वो स्टे भी कर सकते हैं, स्टे करके वो कहें कि हम बाद में फैसला करेंगे और बाद में फैसला आ जाता है। तो ये दोनों तरीके सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। दूसरी बात जो कर्नल साहब ने की वो इंतहाई तशवीशनाक है, लेकिन उससे भी पहले बुनियादी बात ये है कि क्या हमारे आइन में कोई कर्नल साहब, कोई मेजर साहब
जज के रुतबे पे बैठ सकते हैं। हमारा आइन दुनिया के तमाम, अगर आप आइन पढ़ें तो उनमें एक तरह से यकता है। हमारे आइन में ये लिखा हुआ है कि अदालत ना सिर्फ इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि खुद मुख्तार होगी, वो इंतजामिया से अलहदा भी होगी। सेपरेशन क्लॉज है। मुझे जरा बात पूरी करने दें। इसलिए ये मुमकिन नहीं है हमारे आईनी निजाम में, भारत में मुमकिन है, ये बरतानिया में मुमकिन है, ये बहुत से मुल्कों में मुमकिन है, लेकिन हमारे आईनी निजाम में ये नहीं हो सकता कि किसी इंतजामिया के बंदे को हम जज बना दें। मेजर कर्नल जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मातहत अफसर होते हैं, वो आर्मी के डिसिप्लिन के ताबे होते हैं, उनकी पोस्टिंग, उनकी प्रमोशन, सब कुछ उनके जो बाला अफसरान है उन्होंने करनी होती है। उन्हीं में से चंद को कहते हैं तुम जाओ बैठो एक कमरे में बैठकर जज बन जाओ। तो ये जज के तसव्वुर के बिल्कुल खिलाफ है ये बात। बड़ी क्लियरली आपने ये बात कर दी, बहुत क्लियरली ये बात आ गई कि कोई भी इंतजामिया का जो बंदा होता है उसको आप जज मुकर्रर नहीं कर सकते, ये हमारे आइन का एक हिस्सा है। अशतर उसाफ साहब, जो कर्नल इनाम साहब भी बात कर रहे हैं, उन्होंने आपको दास्तान पूरी सुना दी, जहां वकील भी नहीं दिया गया, फैसले की कॉपी भी नहीं दी गई, उस हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होने जा रहा था, फिर जजेस भी तब्दील कर लिए जाते हैं। अगर इंसाफ का हसूल इतना बुरा है और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस इसके ऊपर एक अपना बयान दे चुका है, आपके अपने मुल्क के जो वकील हैं, चाहे वो हामिद खान ग्रुप हो, चाहे वो आसमा जहांगीर ग्रुप हो, वो इसके ऊपर यकजा हैं कि मिलिट्री ट्रायल्स नहीं होने चाहिए सिविलियंस के, तो फिर PMLN मैं उनको अगर अलग कर दूं, आपका ये मौक़िफ़ क्यों है कि होने चाहिए? नहीं, मैं पहली बात तो ये कि इनाम रहीम साहब ने जो बात की वो ये वाले केसेस नहीं हैं, वो केसेस हैं पुराने, और वो केसेस हैं जिसमें मिलिट्री ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किया जा सकता है। वो प्रोसीजरल इन्फर्मिटीज़ की बात कर रहे हैं, और बिल्कुल अगर ये बातें जो उन्होंने की हैं वो दुरुस्त हैं तो वो मिस ट्रायल है और वो दोबारा होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं बिल्कुल ये इंसिस्ट नहीं कर रहा कि मिलिट्री ट्रायल्स होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आम शहरी की बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन वगैरह के ऊपर हमला किया और वो इंस्ट्रूमेंटल थे इन सारी चीज़ों के ऊपर। वहाँ पे जो कानून है, कानून ही के मुताबिक हो रहा था, और कानून जो सेक्शन 2D है वो कलअदम अगर बाद में करार दिया गया, उससे पहले तो स्टैट्यूट बुक पे था। मगर अशतर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो देखिए बाकी मुल्क के अंदर भी अगर आप टेररिस्ट की देखें, अगर आप टेररिस्ट की तरफ भी देखें तो उसके अंदर तो उनको एंटी टेररिज्म कोर्ट में लेके गए, खुद जो मिलिट्री के अपने लोग हैं उनको भी आप आम अदालतों में ट्राई कर रहे हैं। अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो उसके अंदर जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स में तो ट्राई नहीं किया जाता। बात हार्डन्ड क्रिमिनल्स की नहीं है, बात तो ये है कि आपके कानून, जब तक ये कानून स्टैट्यूट बुक पे था उसके मुताबिक क्या ट्रायल हो सकता था, तो उसका जवाब है ये यस। दूसरी बात ये है कि ये भी एक ऐसी बात है कि ये केसेस जब सुने गए और सुने गए ये 5 जजेस ने जो सुना, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालियात निशानात थे, और कि ये नंबर 1 कि क्या इसको हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, जिस तरह इनाम रहीम साहब ने कहा कि उनके मामला हाई कोर्ट में थे। नंबर 2, ये जो उसकी बेंच की तश्कील थी वो भी मुतनाज़िया हो गई थी, और उसके अंदर बारहा लिखा गया, बोला गया, कहा गया कि जब तक कि ये फैसला नहीं हो जाता कि 184(3) का बेंच की तश्कील कैसे होगी, ये बेंच नहीं बैठना चाहिए और इसको मामले को नहीं देखना चाहिए। ठीक, तो ये मामला है जी। मगर कर्नल इनाम साहब, जिस तरह अशतर साहब एक बात करें कि जी वो जो केसेस थे वो फ़र्क थे, ये केसेस उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया। देखिए, जहाँ तक वो लोग हैं जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया है, हम उसके बारे में हम पूरी तरह कन्विंस हैं कि उनका ट्रायल होना चाहिए, लेकिन अंडर द लॉ ऑफ द लैंड। मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, चाहे जिसने भी जो जुर्म किया है। लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है? लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि उनके सिविल में ट्रायल होंगे, और आर्मी एक्ट भी यही कहता है, ये भी याद रखिए। आर्मी एक्ट यही कहता है? आर्मी एक्ट ये कहता है कि अगर फौजी भी कोई जुर्म करे, आर्मी का आदमी जुर्म करे, सिविल में जाकर सिविल से रिलेटेड कोई जुर्म करे, या आर्मी का भी कोई जुर्म करे, उस इलाके में सिविल कोर्ट्स मौजूद हों और आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन वहाँ मौजूद ना हो, तो उसका ट्रायल भी सिविल में ही होगा। ये आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है। तो ऐसे लोगों का फिर ट्रायल जो है वो सिविल में हुआ है? हाँ जी, बेशुमार लोग हैं जिनके जो आर्मी के लोग थे। एक आर्मी के कैप्टन थे पिंडी में, उन्होंने कोई अपने फैमिली के ही को 3 आदमियों को मर्डर कर दिया,
और आर्मी ने अरेस्ट किया, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद उसका ट्रायल वाज हैंडेड ओवर टू द सिविल सेटअप, द सेशन जज के हवाले पिंडी में ही हुआ। हाँ। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही उसका खामखा ट्रायल करें। लॉ ऑफ द लैंड इज़ सुप्रीम लॉ, वो ये कहता है, और आर्मी एक्ट में ही लिखा हुआ है कि अगर उस इलाके में कोर्ट्स फंक्शनल हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आर्मी का अफसर है, उसने मियाँ वाली में एक जुर्म कर दिए, तो मियाँ वाली में तो आर्मी को कोई यूनिट नहीं है, तो वहाँ ट्रायल कैसे होगा? तो उसके लिए ये नहीं है कि उसके लिए आप उसको कहीं, और सर वो गिलगित में कर रहा है, गिलगित में ट्रायल हो तो विटनेस कैसे जाएंगे? तो लॉ कहता है उसका फिर उसी इलाके में जो सेशन कोर्ट है उसका ट्रायल वहाँ करेगी। तो फिर ये आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है। फिर पहले ये सिविलियंस को कौन से कानून के तहत ट्राई कर रहे थे? सिविलियन को तो वो जो 21st अमेंडमेंट 2(1)D के तहत ही अरेस्ट किया, उनका ट्रायल किया गया, उसको भी हमने चैलेंज किया कि आप कर ही नहीं सकते। बाद में 21 अमेंडमेंट आ गई, उसके तहत उनको इजाज़त मिल गई, लेकिन ये उससे पहले भी 2(1)D, लोगों को पहली बात है, हमारे बहुत से वकला को भी इसकी हिस्ट्री नहीं पता 2(1)D कि 2(1)D इज़ द मेजर काज ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। अच्छा, इस पे हम बाद में आएंगे, इस पे तवील प्रोग्राम हम करने की जरूरत है, मगर मैं चाहूंगी 67 में इंट्रोड्यूस करा, आपने पहले भी ये बताया, हमने इसको कवर भी किया। सलमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सलमान साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो अख्तर साहब ने बात की कि लॉ ऑफ द लैंड है, हम यही तो कह रहे हैं, ये कलअदम कानून था, एक काला कानून था, और इसको 5 जज साहिबान ने दुरुस्त तौर पे कलअदम करार दिया, इसलिए वो बात अपनी जगह है। दूसरी बात कि हाई कोर्ट जाना चाहिए था, क्यों हाई कोर्ट जाना चाहिए था? इससे पहले माजी में लियाकत हुसैन केस है, उसके अलावा दीगर केस है, रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस है। जब इस तरह के कवानीन को चैलेंज किया गया है, वो चैलेंज बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। इनामुर रहमान साहब या इनामुर रहीम साहब उन मुकदमात की बात कर रहे हैं जहां उन्होंने किसी मखसूस मुकदमे के हवाले से रिट की कि इस मुकदमे में कार्रवाई ठीक नहीं हुई। जब कानून को चैलेंज किया जाता है और उसका ताल्लुक मुफाद आमा से हो और बुनियादी हुकूक से हो, तो हमारी तारीख यही रही है कि इस किस्म के कवानीन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ही में चैलेंज हुए। लिहाजा कोई तनाजे की बात नहीं थी। इसको अफसोसनाक बात है कि इस तमाम अमल को तनाजे बनाया गया ताकि मिलिट्री ट्रायल हो जाए। यहाँ जल्दी की जरूरत थी और ट्रायल वो दिनों के हिसाब से चल रही थी। रोज 4 गवाह वो पेश करना चाहते थे और 3 दिन में वो ट्रायल खत्म करना चाहते थे, और अब भी यही होगा। आज के फैसले के बाद आप देखेंगे कि अगले 3-4 दिनों में ये 104 लोगों की ट्रायल मुकम्मल कर देंगे और कहेंगे अब तो ये मामला खत्म हो गया। कुछ और फिर छोड़ देंगे और कुछ को कहेंगे अपील कहाँ जाती है? जी, अपील गुजारों को मजबूत कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू लीव इट देयर, थैंक यू वेरी मच। अख्तर उसाब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कर्नल इनामुर रहीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का असूल बहुत मुश्किल है, आम अदालतों में तो बहुत ही मुश्किल है। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस और बाकी दीगर जितने भी लीगल बॉडीज़ हैं, उन्होंने ये कहा है कि सिविलियंस को कम अज़ कम मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं करना चाहिए, ये फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। वक्फा लेते हैं नाजरीन और रुख करते हैं डेरा इस्माइल खान की तरफ।